जिस मकाम पर आज आप लोग खड़े हैं, 350 का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप 80 बनाम 20% की राजनीति में ही यूपी को आगे ले जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि तमाम जातियों से ऊपर उठकर अगर हिंदू वोट अपने आप हमारी तरफ आ जाएगा तो नैया पार हो जाएगी, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाएगा स्वतंत्र जी? राज्य के अंदर पिछले 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश एक कहा जाए तो विकसित राज्य है और कई प्रधानमंत्रियों को यह राज्य दिया है। प्रभु भी यहीं जन्म लिए, इसी राज्य में ऋषि मुनियों तपस्वियों ने जन्म लिया। आप जैसे मतलब वरिष्ठ संपादक और गंगा किनारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया। 15 सालों से सपा बसपा की राजनीति ने इस राज्य को खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, परिवारवाद के, यहाँ तो ठीक, यहाँ चलता था। इसके आगे और बढ़कर बिल्कुल वंशवाद, गोत्रवाद और एक तरह के खानदानवाद पर, इससे आगे निकल गए। बेटी बेटा की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और पिछले 15 सालों से न विकास के नाम पर वोट मिला, न राष्ट्रवाद के नाम। पहली बार इस राज्य के अंदर 15 सालों के बाद 5 साल की जो राजनीति रही है, ये राजनीति शुद्ध रूप से गुंडागर्दी मुक्त रही है, ईमानदारी के नाम पर राजनीति हुआ है और पूरा राज्य आज शांति के मार्ग पर चल रहा है। और न जातिवाद सोच रहा है, न व्यक्तिवाद सोच रहा है, न वंशवाद सोच रहा है। केवल एक लक्ष्य उसके सामने दिखाई देता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करना है। राष्ट्रवाद या हिंदुत्व? जातिवाद, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप कह रहे हैं जातिवाद ने बंटाधार किया, तो क्या हिंदुत्व से उत्थान हो जाएगा? ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80% बनाम 20% की बात कर रहे हैं, ये तो सीधे सीधे आप हिंदुओं को ललकार रहे हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी सुविधर्म, यानी सु का मतलब सुरक्षा और कानून का राज। अरे सर, वी का मतलब विकास और रोजगार। अरे सब हंसेंगे। धर्म नहीं, धर्म की मतलब धर्म का सम्मान होना चाहिए, आस्था का सम्मान होना चाहिए, दलितों का सम्मान होना चाहिए, पिछड़ों का सम्मान होना चाहिए, गांव गरीब किसान का सम्मान होना चाहिए, दलित शोषित वंचित का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्र धर्म का मतलब पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सके, यानी धरती भी स्वस्थ रहे, आसमान भी स्वच्छ रहे और हवा भी स्वच्छ रहे, यानी पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर, न आतंकवाद, न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार, और केवल शांति के मार्ग पर दुनिया आगे बढ़े और खुशहाल हो। न आतंकवाद की कोई बात करें, न गुंडागर्दी की। आपको 20% का वोट चाहिए, नहीं चाहिए? सीधा सवाल आपसे पूछती हूं। चाहिए अगर आपको मुस्लिमों का वोट? देखिए, आप ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए अजय मिश्रा टेनी को प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, बचाते जा रहे हैं, इतना मामला बढ़ने के बावजूद। आप पांडे जी को हटा के सर आपको बनाया गया कि पिछड़ी जातियों को भी सम्मिलित किया जाए, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सबको खुश करने के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं। आप बताइए कि मुस्लिमों का 20% अगर आपको वोट चाहिए, क्या किया आपकी पार्टी ने? ये दोनों काम मैं बता दे, दोनों चीज बता देता हूँ। आप तो पहले से परिचित हैं, बीजेपी के नजदीक भी हैं और बाकी भी परिचित हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी आप, मैं देखा हूँ आपकी योग्यता, कर्मठता सब देखा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये वंशवाद की पार्टी नहीं है। एक बूथ का कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बनता है और एक बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और बूथ का कार्यकर्ता देश का और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। और जब उस कुर्सी पर बैठने के बाद न जाति देखता है, न क्षेत्र देखता है, न धर्म देखता है। यदि प्रधानमंत्री आवास देगा तो मुस्लिम बेटी को भी देगा और हिंदू बेटे को भी देगा। वह नल पहुंचाए, स्वच्छ पानी पहुंचाएगा। मंत्री किसको बनाएगा सर? वह मंत्री पद, आपको अध्यक्ष बनाया गया ना? राज्य में मंत्री, उसको भी मंत्री बनाया जाता है, उसको भी पद दिया जाता है। संगठन में जो संगठन टिकट तो देते नहीं, केवल कार्यकर्ता के आधार पर टिकट देते हैं, कार्यकर्ता के आधार पर पार्टी में। और टिकट का आधार हमेशा रहता है जो जनता के बीच में लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता है, संगठन के प्रति समर्पण है, उसको टिकट देते हैं। और एक काम में भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे सपा बसपा बंटवारा करके काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व, राज्य देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजना एक मुस्लिम महिला के पास पहुंचता है तो एक दलित महिला के पास पहुंचता है। कोई भेदभाव नहीं, सड़क जाएगा तो उसके घर तक जाता है और एक गांव तक। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी, यानी 3 तलाक समाप्त करेंगे तो उसके लिए भी करेंगे और सभी के सम्मान के लिए करेंगे और सभी के लिए। आज धारा 370 आपने समाप्त किया। अब धारा 370 कश्मीर में यूपी की जनता का क्या काम है सर उससे? एक बात कर, 370 एक राष्ट्र की एकता अखंडता भी आवश्यक है। आप राष्ट्र की एकता अखंडता भी कायम रहना चाहिए। पूरा देश, पूरा समाज और यूपी, आज यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आज कानून का राज है,
शांति से लोग रह सकते हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बिना भ्रष्टाचार का नौकरी मिल रही है, 1 रुपया का रिश्वत नहीं लग रहा है। आप पता कर लीजिए, 5 बजे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, लोग बेटे भी सुरक्षित नहीं रहते थे, बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती थी, और भैंस तक चोरी हो जाती थी, इसलिए दरवाजा बंद करके छत पर चले जाते थे लोग। खेत में फावड़ा से लेकर सब, और ताऊ लोग शाम को और दिन भर केवल पंखा चलाते थे, बिजली भी नहीं मिलता था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 24 घंटा बिजली मिलता है। थका हारा किसान पहले घर जाता था तो बिना बीबी का शकल देखे रोटी खाता था, तो 10 के बजाय 2 रोटी खाता था। आज 24 घंटा लाइट मिलता है, तो जब थका हारा किसान घर पहुंचता है तो बीबी के शकल में 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है। वो आज वो खुशहाल रहता है। और अब पंखा नहीं चलाते हैं ताऊ जी, और कोई फावड़ा किसी के राज से लेना देना है, चुनाव से लेना देना है। मैं भी यहाँ अक्सर आ रही हूँ, ये 24 घंटे जो दी जा रही है अभी चुनाव के पहले से 6 महीने से दे रहे हैं आप किसी गांव में 50% आपने अनाउंस कर दिया, बिजली में भी आप किसी गांव, चुनाव आते हैं ना, बताती हूँ आपको, चुनाव 2 ही चरण में होते हैं। पहला चरण होता है जब नेता जनता के चरणों में, और चुनाव के बाद जनता नेताओं के चरण में। यही 2 चरण है चुनाव का। दीदी ये कभी नहीं हुआ जीवन में। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता का निर्माण करना होता है और सेवा समर्पण, सेवा के लिए वो समर्पित होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी आज नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। न इनका अपना पक्का मकान है न घर है, ये केवल गरीब की खुशहाली और पंक्ति ले रहे हैं आप। मोदी जी नहीं, योगी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। ये कानून व्यवस्था, मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी को कौन मिलेगा भाई? मोदी जी मिलेंगे, योगी जी मिलेंगे? गड़बड़ तो नहीं है आज? एक मिनट, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आ रहा हूं ना। कोरोना जैसे महामारी में आप मेरे को बताओ, कोरोना जैसे महामारी में टीकाकरण भी और गरीबों के घर तक अन्न पहुंचाने का किसी ने काम किया, और कानून का राज आज राज्य के अंदर है, तो हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री के कारण। और आज ये 5 लाख की नियुक्तियां में 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं, और सैफई खानदान आकर बैठ जाता था यहाँ पर, क्यों लूटने के अलावा कोई काम नहीं था। ठीक है, हाथरस लखीमपुर पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो पहले निपटा लें। कितने लोग का टिकट कट रहा है इस बार? अध्यक्ष जी क्या बताएंगे? ये तो संसदीय बोर्ड, सारे विधायक सुन रहे हैं ध्यान से कि कितनों का टिकट कटेगा। ये मैं कह रहा हूं, ये तो संसदीय बोर्ड तय करता है, प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा तय करता है। ये कोई तो आपकी बिल्कुल नहीं चलती? क्या क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ो है? टिकट में नहीं चलती, बिल्कुल ही नहीं चलती। संसदीय बोर्ड का केवल चलता, संसदीय बोर्ड और पार्टी का एक सिस्टम है। फिर से बता देना, सब दिल्ली से होगा ना। कार्यकर्ता कर रहा हूं ना, कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी स्वीकारता, जनता के बीच में लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण। नीचे से मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मैं बता रहा हूँ ना, मंडल अध्यक्ष की चलती है नहीं चलती, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, और ये जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन। ये पूरी जो चुनाव संचालन समिति आज शाम को बैठने वाली है, सभी विषयों पर निर्णय लेगा, फिर संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। कितनों का टिकट कटाने का फीडबैक आपने दिया है? सीधा सवाल पूछती हूँ, मैं टिकट कटेंगे इस बार भारतीय नॉन परफॉर्मिंग एमएलए? मैं भारतीय जनता पार्टी में सभी हमारे विधायक आज लोकप्रियता के आधार पर अपने क्षेत्र में काम किए हैं, क्षेत्र के विकास किए हैं, जिसके कारण आज राज्य में खुशहाली है और राज्य में आज चैन से लोग रह रहे हैं। यानी सभी के सहयोग से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार मजबूती से, आगे भी 300 को प्लस का नारा है, हम सरकार बनाएंगे और फिर से गरीबों का सेवा करेंगे। संगठन और सरकार दोनों मिलकर गरीब की सेवा करेंगे। अगर काम आप लोगों ने इतना अच्छा किया है तो राम मंदिर, मथुरा, ये सब क्यों लाना पड़ता है? ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ही है ना सर? नहीं, हमारा 70 सालों का है। जब से हम पार्टी बनी है तब से 370 धारा हटाने की मांग करते हैं। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हैं, मंदिर निर्माण की बात करते हैं, जो अयोध्या की, जितने हमने अपने संकल्प पत्र में थे, जितने सब कुछ थे, वह सब काम लगभग पूरा। और दूसरा मेरा अध्यक्ष ये बयान देते हैं कि अखिलेश यादव तो बुलडोजर चलाना चाहते हैं राम मंदिर पर, इसका क्या मतलब है? अब मेरे को बताओ, अब जिन्ना कौन लाया? जिन्ना किसने? चिलमबाज किसने कहा? एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के लिए, जो पिता के मरने के बाद भी घर नहीं जाता है, आप चिलमबाज कहते हैं? आपके यहाँ किस राज्य को? आपके राज्य का मुख्यमंत्री है और ईमानदार मुख्यमंत्री है। न वंशवाद, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, शुद्ध रूप से कानून का राज कायम है। कानून का राज होने के कारण शांति राज्य के अंदर, एक दंगा नहीं हो रहा है, एक फसाद नहीं हो रहा है।
कोई भी गुंडे का एक मदद नहीं करता है। जो दोषी होता है वो जेल के अंदर जाता है। न संगठन, न सरकार, न हम, न आप, कोई मदद नहीं कर पाता किसी गुंडे आराम से। और आप जिन्ना को क्यों लाना चाहते हैं? सरदार पटेल की मूर्ति को खोड़ा कर जिन्ना को लगाना बुलडोजर चाहते हैं? चलेगा राम मंदिर पे? क्या है, मंदिर का निर्माण आप रुकवाना चाहते हैं? क्यों आ रहे हैं? और ताल ठोक के क्यों आ रहे हैं? आप सेवा समर्पण करके आए होते हो। कोरोना में आप कहां थे? 5 साल आप कौन सा धरना प्रदर्शन किए? एक भी राजनीतिक दल बतावे कि कोई धरना प्रदर्शन सड़क पर किए, उतर कर किए। दूसरा, इनसे पूछना चाहता हूं कि सेवा के लिए समर्पित होकर गरीबों और मजदूरों के लिए सेवा किए। आदरणीय नड्डा जी ने वर्चुअल जुड़े, बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं तक सक्रिय किया और गरीब से कार्यकर्ता सड़क पर निकलकर प्रवासी मजदूरों को भोजन करवाने का किसी ने काम दिया। राशन किट भी दिया और भोजन का पैकेट दिया। गरीब रहा तो घर से लैया चना लेकर सड़क पर आया और खीरा ककड़ी भी लेकर सड़क पर आया। ये संस्कार यदि कहीं है और ये समर्पण की भावना है तो केवल एक दल, राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी। आपने बीजेपी के समर्पण की बात की, जरा स्ट्रैटेजी की बात समझते हैं। देखिए, आप यूपी के बीजेपी अध्यक्ष हैं, जरा बताइए कैसे तय होता है, कैसे कैसे कौन किसको टिकट मिलेगा, कैसे तय होता है? आप बूथ लेवल तक की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। कौन किससे, आप लोगों से फीडबैक तो लेते होंगे ना? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से तय कौन करता है? देखिए, संगठन में सांसद है, विधायक है और अपना जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, बाकी संगठन की रचना है, सिस्टम है, आप सब अंदर से जानती हैं। फिर ये सब सूची बनते बनते 3-3, 4-4 नाम के पैनल, फिर प्रदेश में लोग बैठते हैं, फिर छटते हुए संसदीय बोर्ड में जाता है, फिर संसदीय बोर्ड बैठ के निर्णय करता है, फिर सर्वे है, अब सामाजिक भी आ गया, तमाम सिस्टम है उसमें। तो उसको सोच समझ कर फिर 100-150 लोग का टिकट कट रहा है इस बार। आज के डेट में मैं फिर से पुनः कह रहा हूं कि संसदीय बोर्ड तय करता है कि टिकट किसका कटेगा, किसका। लेकिन भारी बदलाव तो कर रहे हैं ना आप लोग, मैं अभी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। नहीं, अब स्ट्रिक्ट पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। अभी हमारे किसी विधायक का ऐसा शिकायत तो आया नहीं है। नहीं हुआ है ऐसा कोई शिकायत तो एक भी विधायक का नहीं। अभी जो थे, डर नहीं जो रहे कई जगह हारेंगे। एक दो जो थे, वो अपने आप इधर उधर जा रहे हैं, बाकी तो लगभग अब राजभर जी यहाँ बैठे थे, उनका कि कितने लोग उनकी पार्टी से संपर्क में। उन्होंने कहा आपके 12-14 मंत्री, आप सीधा उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का नाम लिया और कहा कल मुझसे टिकट मांगने आए थे। वो टिके रहेंगे वहां पर, अंतिम समय तक टिके रहेंगे। आपको क्या लगता है? आप अभी भी गमछा फेंक रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर रहा हूं, अभी तक टिके रहेंगे क्या? मैं गमछा फेंक रहे हैं क्या? मैं नहीं कर रहा, गमछा फेंक रहे हैं। आप उनसे पूछिए, आप टिके रहेंगे वहां तक? तो दयाशंकर सिंह क्या उनसे गठबंधन के लिए बात करने गए? देखिए, हम लोग आपके उपाध्यक्ष हैं। नहीं, हम लोग हैं, मैं उपाध्यक्ष है, लेकिन है क्या है, हम लोग सभी के संपर्क में रहते हैं। राजनीतिक दल हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं है। एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए और बातचीत करना चाहिए, चाय पीना चाहिए, आना जाना चाहिए। चुनाव लड़ना अपनी जगह है, अपनी विचारधारा को लेकर नीचे जाने की आवश्यकता है। हमारा विचारधारा एक है, हम नीचे लेकर जाते हैं, हमारी कार्य पद्धति है। चलिए, अखिलेश जी क्या चाय पीने जाते हैं क्या? आपके उपाध्यक्ष हैं आप? अखिलेश जी को तो श्रद्धांजलि सभा कल्याण सिंह के उनके बहुत मैं सोचा था कि उनसे बात हो जाए, फिर मैं नेताजी के पास हमें जाना पड़ा। मायावती जी तो लाइन पर आ गए, माननीय कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि सभा में तक नहीं आए हुआ। ऐसा राजनीतिक दल थोड़ा होना चाहिए, इस प्रकार की राजनीति होना नहीं चाहिए, इतना अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। तो क्या है, राजनीतिक दल एक दूसरे का, बहन जी से संपर्क, नेता एक दूसरे, तीनों लोग नेता है, माननीय मोदी जी, राज्य के अंदर योगी जी, अपने मायावती जी, अखिलेश जी, आप एक दूसरे से बात करने में क्या है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपने विचारधारा के लिए लड़िए, अलग विषय है, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में, जनता के सुख दुख में शामिल होने में क्या प्रॉब्लम? आप कोरोना महामारी हो जाएगा तब भी बाहर निकलेंगे, कोई धरना प्रदर्शन आपको करना नहीं है, 5 साल में कुछ किए नहीं, कहां बैठे रहे? तो जबरदस्त भीड़ का दावा है उनकी रैलियों में। जौनपुर की रैली अगर आपने देखी हो, रात भर वो कह रहे लोग थे। उनका तो एक रैली करना है, 6 दिन में एक जगह यात्रा करना है, यहाँ एक दिन में 16 रैली करना है। 6 यात्रा हमारे निकल रही थी और एक दिन में 16 रैलियां होना है, हर क्षेत्र में 4-4 रैली, कहीं डिप्टी सीएम तो कहीं अध्यक्ष, कहीं मुख्यमंत्री, 16 रैलियां और भयंकर जबरदस्त रैलियां और उत्साह सहित रैलियां। आपका चैनल ने देखा, सब लोग देखे हैं। वो तो अकेले उनको 6 दिन में अपना व्यवस्थित सजा हो जाकर पूरे प्रदेश से चाय पर लौटते हैं, ज्यादा हजम नहीं हो रही है बात। मतलब इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो गया और चाय पीने जा रहे हैं। कौन? दयाशंकर सिंह। मतलब क्या, ठीक है, क्या छोटे दलों को अभी भी आप लोग पटाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमेशा संपर्क रहेगा छोटे दलों से।
हमेशा संपर्क रहेगा। राजभर जी ने कुछ पॉजिटिव कहा है? वो तो कह रहे हैं कि सीट, उन्होंने कहा मंत्री पद मुझे वादा कर दिया अखिलेश जी ने, भोलेपन में बता गए वो कि मंत्री पद ऑफर हो चुका है और मैं कास्ट सेंसस के लिए बोल चुका हूं, तो जो उनके मुद्दे वो कह रहे हैं वो मान गए हैं। अब देखना लास्ट में लोगों को टिकट नहीं देंगे उतना, अखिलेश जितना कहे हैं नहीं देंगे, तब आप उनको लपक लेंगे। नहीं हम नहीं लपकेंगे। हाँ, अब कैसे? हाँ आप नजर गड़ाए बैठे हैं एकदम कि उनको सीट नहीं देंगे उतना। बिना आपके सहयोग में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ। आपका सहयोग देना पड़ेगा। आप लोग लपके बैठे हैं एकदम इंतजार। देखिए, कुल मिलाकर राजनीति एक सिद्धांत के आधार पर वैचारिक है। देखिए, सत्ता हम सरकार बनाते हैं तो गरीबों के सेवा के लिए मिलते हैं, अंतिम व्यक्ति के खुशहाली के लिए बनाते हैं। पिछले 5 सालों में इस राज्य के अंदर कभी नहीं हुआ जो हो गया। मतलब पक्का मकान से लेकर शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, योजना, जूता, चप्पल, भोजन, खाना, और 80% 40 से लेकर 80% तक किसानों को सब्सिडी, टेल तक उनके पानी पहुंचने का काम हुआ। सांप काटने पर, बिजली का करंट लगने पर तुरंत 5 लाख का चेक उनके घर पहुंचता था। मतलब छोटी से छोटी बातें, जिस प्रकार गांव में इस बार मतलब कोई आपदा है तो लोग अधिकारी से लेकर नेता तक मतलब बिल्कुल पैकेट व्यवस्थित रूप से, कोई बेईमानी नहीं, कोई घटतौली नहीं, आराम से, और उनके घर तक गल्ला। पहली बार इस प्रकार सरकार है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो गरीबों के लिए और गरीब गांव, गरीब किसान को केंद्र बिंदु रखकर सेवा किया, और शहरों के अंदर व्यापारी से किसी सुसूली ना हो, गुंडागर्दी ना हो, इसका भी ध्यान दिया। इसलिए गुंडों के परिवार, गुंडों के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला है, न कि किसी शरीफ और गरीबों पर। अब मैंने आपको टोक दिया कि योगी जी का नाम नहीं ले रहे, तो अब आप मोदी जी का नाम नहीं ले रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में चूक का मामला था, वो अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी उसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश हो रही है। वहां पर चन्नी साहब ने, जो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि प्रियंका गांधी को मैंने इसके बारे में बता दिया है, उस पर भी बीजेपी उस पूरे इशू को उठा रही है। लेकिन इसको एक इमोटिव इशू बनाने पर, ऐसे ही इशूज पर आप लोग क्यों निर्भर दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को रहती है, और जिस प्रकार से हरकत कांग्रेस ने किया है, फिर कांग्रेस ने जिस प्रकार टिप्पणी किया, ऐसे राजनीतिक दल को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विचारधारा नहीं हमसे पटती, अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार की नहीं है। यही नहीं, राहुल, सोनिया की नहीं, सोनिया ने सदन के अंदर अटल जी पर निकम्मा की टिप्पणी किया था, भ्रष्टाचार का, जिस समय सत्ता गिरे थे, और अटल जी पर भी सांप्रदायिकता का आरोप लगाया था, और अटल जी भी सदन में जवाब दिए थे। ये लोगों की मानसिकता बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रति और राष्ट्र के प्रति, एक कांग्रेसियों की मानसिकता ठीक नहीं रहती है। और जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, उनको कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं और उनको राज्य के अंदर बदनाम करने का काम करते हैं। और चूक था, उनको माफी मांगना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था, जो गलती दोषी थे उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए था। कैसी स्ट्रैटेजी आप लोग बना रहे हैं? वापस कैंपेन पर जल्दी से आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के दौर में अब ये जो आरोप है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपको फायदा होगा ये डिजिटल कैंपेनिंग से। आप लोग डिजिटल बाहुबली हैं, आप लोग हावी रहते हैं इंटरनेट पर। ये कह रहे हैं राजभर साहब कि हम लोगों को सहायता दे चुनाव आयोग, छोटी पार्टियां कैसे करेंगी? तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना प्रचार में, वो इस बार नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है तो उसका 100% पालन होना चाहिए, लेकिन चुनाव का एक माहौल रैलियों से ही होता है। एक रैली का वातावरण होता है और रैली से माहौल बनता है और रैलियों से संवाद होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन किया है वो सभी के लिए वो पालन करना चाहिए। दूसरा, हमारा संगठन का संरचना है, क्योंकि संगठन का हम लोग काम करते हैं और परमानेंट 365 दिन चलने वाला संगठन है। सत्ता है, जिस राज्यों में सत्ता नहीं वहाँ भी 365 दिन काम चलता है। तो हमारी बूथ समितियाँ की इकाई है, उसके ऊपर हमारा शक्ति केंद्र की इकाई है जो 5-6 बूथ देखते हैं, फिर मेरा मंडल का इकाई है, मंडल अध्यक्ष होता है, फिर जिले का इकाई है, फिर क्षेत्र का, फिर प्रदेश क्षेत्र से संवाद करता है, क्षेत्र जिला से संवाद करता है, जिला मंडल से संवाद करता है, मंडल सेक्टर से संवाद करता है, सेक्टर बूथ से संवाद करता है, बूथ अपने पन्ना प्रमुख और घर घर संपर्क करने का काम करता है। इस संगठन की रचना के अनुसार हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अभियान को भी लेकर इन्हीं रचना के साथ हम
पब्लिक के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की 7 साल वर्षों का कार्य योजना और राज्य के 5 साल के योगी जी के कार्य योजना, जो लाभार्थियों को लाभ दिए हैं, जो काम हमने किए हैं, वो रिपोर्ट कार्ड कर लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और एक एक चीज़ हम बताएंगे। इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरह मंडल अध्यक्ष हमारा वर्चुअल करेगा, हम क्षेत्र में वर्चुअल करेंगे, पब्लिक में बीच सामाजिक संगठनों, डॉक्टर, वकील, ऐसे सामाजिक संगठनों से भी संवाद करना है प्रबुद्ध वर्ग से, तो वर्चुअल संवाद करेंगे। फिर आप लोग को फायदा होगा अखिलेश जी या फिर उनकी जो देखिए इसका फायदा लाभ तो हमें नहीं लगता। रैलियों से आदरणीय मोदी जी की रैली होती राज्य के अंदर, योगी जी की रैलियां होती, अमित भाई की रैलियां होती, नड्डा जी की रैलियां होती, राजनाथ सिंह की रैली, तो रैलियों से एक माहौल बनता है और संवाद होता है। आपके पास ज्यादा है, आप मेरे को पैसा आपके पास ज्यादा है, धन बल। आप राज्य के अंदर घुमाइए, राज्य के अंदर घुमाइए। 5 साल मेरी सरकार रही है, हमारे मंडल अध्यक्ष के पास गाड़ी तक नहीं होगा, इतना तपस्वी कार्य करता है, ईमानदारी से काम करता है। सपा का एक मंडल अध्यक्ष उठा लीजिए जिला का, उसकी कोठी देखिए, उसका रहन देखिए, उसका वस्त्र पहनावा देखिए, उसका चाल ढलन देखिए, जमीन आसमान का अंतर पड़ रहा है। ये केवल राज्य को लूटने आते हैं और राज्य में संगठन के हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता गरीबों को सेवा करने आते हैं, ये ठेका पट्टा करने आते हैं। गरीब का बीजेपी का कार्यकर्ता कैसे वृद्धाजन को पेंशन मिले, दिव्यांग को कैसे पेंशन मिले, उसको ऑनलाइन करवाता है गांव में बैठकर। इनकी सत्ता बनती है तो पहला दिन का ठेकेदारी शुरू हो जाता है और लोग ऑफिस कब्जा कर लेते हैं और एक एक थाना कब्जा कर लेते हैं, एक एक जिला कब्जा कर लेते हैं। हम कार्यकर्ता हमारा बहुत ईमानदार है और नीचे स्तर के कार्यकर्ता। आपने जन समर्थन और रैलियों की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। कई लोग जानते होंगे कि 2019 में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आपने कामकाज बीजेपी का संभाला, जिसके बाद आप बने, कई जगहों पर रैलियां की। अब रैलियों के बारे में कहा जा रहा है कि पीएम की रैली में बसों में लोगों को इकट्ठा कर करके लाया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, संगठन के कार्यकर्ता तो लेकर आते हैं रैलियों में। भाई यदि हम बस नहीं देंगे जिले को या बस नीचे नहीं जाएगा, धन बल के दम पर, पैसे देकर ना कार्यकर्ता अपने दम पर, नीचे इकाइयां आज से थोड़ा रैलियां कर रहे हैं। उसके पहले आदरणीय अटल जी की रैली होती थी, जो रहे नेता हमारे सभी की रैलियां होती थी। ये पहले से भी ऐसा, हम अधिवेशन करते थे 7-7 दिन का, 3-3 दिन का अधिवेशन करते थे हमेशा। आज से नहीं, जब से 80 से पार्टी बनी है तब से आपने देखा है अधिवेशन। आज भी अपने नेताओं के लिए जब रैलियां आयोजन होता है तो सभी कार्यकर्ता मंडल इकाई से लेकर बूथ इकाई तक लोग बैठकर सभा करते हैं और बैठक करते हैं, लोग चंदा करते हैं, आपस में बैठकर भोजन पैकेट की बात करते हैं नीचे, और बसों में लेकर आते हैं, भाषण सुनने आते हैं। फिर वहां भाषण सुन क्या है, क्या हमारे चार, मैं आपको कह रहे हैं वो कि लालच में आते हैं, कार्यकर्ता जो पार्टी का कार्यक्रम है वो 4 प्रकार के हैं। एक तो हम बैठक करते हैं, एक मेरा प्रकार है बैठक करने का, जिसमें जो बैठक लेना है 10-20 एक ही बोलेगा, वृत्त निवेदन लेंगे और बैठक नहीं। दूसरा मेरा प्रशिक्षण वर्ग होता है, जिसमें एक वक्ता तय हुआ, आप अपना उद्बोधन देंगे, कोई नहीं बोलेगा, कुर्सी भी नहीं लगी, सांसद विधायक है तो नीचे बैठेगा, जो वक्ता है वही कुर्सी, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बैठेगा। तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन में केवल भारत माता के जय का नारा लगता है, व्यक्ति का नारा नहीं लगता है। रैली होती है, रैली से नेतृत्व बढ़ता है, रैली से नेतृत्व का मेरा मंडल अध्यक्ष अब आ रहा है, मंडल अध्यक्ष के पीछे 500 लोग चल रहे हैं, वो 500 हमारे मंडल अध्यक्ष का नारा लगाते चल रहे हैं, मंडल अध्यक्ष का नारा लगाते चल रहे हैं। तो नेता देखता है मंच से, यार ये मंडल अध्यक्ष तो क्या संख्या लेकर आ रहा है अपना। तो कार्यकर्ता का निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि कल का वो बूथ का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश का पद। इनके यहाँ तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला नहीं, न सोनिया में बनने वाला है, प्रियंका का बेटा, राहुल का बेटा कौन होगा वही बनेगा कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब अखिलेश जी का बेटा कौन का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनने वाला है। इनके यहाँ तो कोई कार्यकर्ता जीवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकता सपने में। ये तो बूथ का अध्यक्ष का कार्यकाल, हमारा कार्यकाल 2 साल का 3 साल का है ना, फिर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नीचे बैठूंगा, मंच पर बैठेगा। ये परंपरा, ये ट्रस्ट नहीं है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बनाई हुई पार्टी है। इस पद पर बैठकर, चाहे सत्ता में बैठो चाहे कुर्सी पर बैठो, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान करना है तुम्हें और भरपेट भोजन देना है, रहने को छत देना है, उसको कोई दुखी। इसीलिए आदरणीय मोदी जी धरती पर उतरकर स्वच्छता कर्मी का पैर धोते हैं और कोरोना महामारी में जो मजदूर लगे थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, वहां पर मजदूरों पर पुष्प की वर्षा करते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं, मंत्रिमंडल के साथ भोजन नहीं करते। लेकिन मेरे सामने जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति आकर बैठे हुए हैं, उन पर इस बार भार है कि कैसे पिछड़ी जातियों को
एकजुट किया जाए। ये तो है ही ना चैलेंज। यूपी के आप पॉलिटिक्स को समझेंगे सर तो यही है, देखिए हिंदू बन के वोट कर दिया तो बीजेपी की नैया पार हो जाएगी, एकजुट हो जाए तो। और अगर वहां पर यादव चले गए, राजभर चले गए, अपना दल से हालांकि गठबंधन आपका हुआ है, लेकिन उनकी पत्नी कृष्णा पटेल, उनका गठबंधन उधर हो गया है, तो छोटी छोटी जातियों का दबदबा रहता है, वो कितनी सीटों पर करेंगे। स्वाभाविक है, सामाजिक संरचना जो समाज। एक आपने संजय निषाद से गठबंधन किया, वो हर दूसरे दिन आपको कोसते रहते हैं। आपके बात में दम है। जैसे सामाजिक संरचना समाज का, आप इसको मिटा नहीं सकती हैं। जाति है, अपने जगह है, क्षेत्र है, ये सब नहीं, लेकिन ये सबों को एकजुट करके विकास के नाम पर वोटिंग करवा सकती हैं। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ईमानदार नेतृत्व कौन है, जो गरीबों को विकास करता है और गांव शांति में रहता है। मतलब गांव में कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, लोग गांव वाले शांति से रह रहे हैं, तो अखिलेश को क्यों लाएंगे? ऐसे बसपा को क्यों लाएंगे? अखिलेश को क्यों लाएंगे? मायावती जी को क्यों लाएंगे? क्योंकि आप देखे होंगे पिछले 15 सालों से इस राज्य की राजनीति, 15 सालों से आपने देखा है, यहाँ कभी भी विकास के नाम पर वोट नहीं मिला। एक बार सपा को लोग निपटाए तो अपने आप बसपा आ गई, एक बार बसपा को निपटाए तो अपने आप सपा आ गई, इस बार सपा को निपटाए तो फिर बसपा आ गई, तो निपटाते रहे। पहली बार दोनों निपटे और बीजेपी आई। बीजेपी आने से लाखों करोड़ों लोगों को पक्का मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, स्वच्छ पानी उनके घर पहुंच रहा है, सब्सिडी उनके क्रय केंद्र वहां खुल रहे हैं, उत्पादन का पैसा एमएसपी बढ़ रहा है और व्यवस्थित रूप से टेंशन मुक्त हैं, कहा जाए एक तरह का जो टेंशन रहता है उससे मुक्त हैं। घर में बैठे भोजन गल्ला मिल रहा है, बिजली का तार पकड़ने से करंट, पहले करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ने से करंट आता है। आज घर में बिजली मिल रहा है, ना पंखा चलाना ना चलाना, और एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। और गुंडागर्दी कोई कर देगा तो बचने वाला नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री है। इसलिए शांति से क्यों दूसरे को सोचेंगे? गाँव वाले मन बना चुके हैं कि मोदी योगी, गाँव वाले मन बना चुके हैं। गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, बनटांगिया, मुसहर, थारू, आदिवासी, वनवासी, दलित, शोषित, वंचित, सभी ने मन बना लिया है कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी को ही हमें वोट देना है और कमल खिलाना है। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं किया इन लोगों ने, वो लोग कह रहे हैं कि सारा काम हम लोगों ने किया, शुरू किया। आप लोग फीता काटने वाली पार्टी है। उनसे पूछे, खाली फीता काटने नहीं, आपसे पूछे उनसे कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने एक्सप्रेस हाईवे बनाए, और कितने आपने पक्का मकान दिया गरीबों को आवश्यकता क्या है? एक पक्का मकान ना, उसके घर में गैस कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, उसकी बेटी शौच के लिए अपने घर में जाए, उसको समय से यदि कभी हादसा कुछ होता है, महामारी, तो उसके घर में गल्ला पहुंच जाए, दाल पहुंच जाए, तेल पहुंच जाए। अरे और तेल ही खरीदना तो मुश्किल हो रहा है सर। उसके घर पहुंच रहा है, योगी जी 1-1 किलो तेल भी दे। दूसरी बात, उसके अकाउंट में भत्ता भी 500 रुपया, 1000। एक गरीब के लिए गांव में किसान सम्मान निधि 2000। अरे सर, जो पेट्रोल पंप पे गाड़ी में तेल भराने जाएगा, वो क्या सोचेगा आप लोगों के बारे में? थोड़ा तो गुस्सा आएगा ना उसको। जो सरसों तेल खरीदेगा उसको, जो सिलेंडर खरीदेगा उसको, उसकी भरपाई कैसे होगी? आज हिंदुत्व से नहीं 80% बनकर वोट करो। गरीब की कोई चिंता कर सकता है, गरीबों का कोई भला कर सकता है। 70 सालों से इस देश को लोगों ने लूटा है, बुरी तरह लूटा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उस गरीब को छत नहीं मिला। एक माँ से मैं पूछता हूँ कि माँ किसको वोट दोगी? कहती अपने बेटे को वोट दूंगा। हमकी बेटा, हमकी बेटा कौन है? बोला रिक्शा चलाता है। तो हमकी कैसे माँ वोट दोगी? बोला नेताजी, ये छत टपकता था, ये पक्का मकान मेरे बेटे ने दिया है, गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया जो चाय पे, ये आयुष्मान का कार्ड पहले साहूकार से हम कर्ज लेकर इलाज करवाते थे, अब 5 लाख का कार्ड मेरे जेब में है। 2 लाख रुपया की हमारे पति बीमार हुआ तो सीधे काम उसका हुआ। और मैं क्या, हमकी बेटा कौन है? कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है। जो गाँव के गरीब बेटा समझता हो मोदी जी को, आप ऐसा काम करिए जो एक लोग आपको बेटा समझें, बेटी समझें। इसीलिए तो आप समाज में हैं। बाकी आप समाज में पैदा होकर ये लूट कर भरमार करके क्या जाओगे? तुम्हारा बेटा स्टेचू भी नहीं लगा पाएगा, मतलब एक मूर्ति भी तुम्हारा नहीं लगवा पाएगा। तो उस काम का क्या, बेटे के लिए क्यों करना और एक काम करना? तो राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो कार्यकर्ताओं के लिए काम करो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अध्यक्ष जी, आपने जो डबल इंजन का संतुलन बनाकर रखा, दोनों की प्रशंसा करते हुए, वो भी अपने आप में प्रशंसा योग्य है। वो भी अपने आप में बड़ा काम है सर। तराजू में बराबर से किसकी कितनी प्रशंसा करना है, सबको खुश करके रखना है। केशव प्रसाद मौर्य जी ठीक है ना? हाँ, मामला निपटा हुआ है?
क्या कोई गड़बड़ आपको लगता है नहीं, क्या? आए थे सुबह में नेतृत्व कर रहे हैं राज्य के, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, डीएम, अरे सीएम नेतृत्व कर रहे हैं, और सभी के नेतृत्व में हम सत्ता में आएंगे और फिर से पुनः गरीबों की सेवा करेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। यही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है और यही लक्ष्य है। गरीबों के लिए समर्पण के लिए ही पार्टी बनी है और हमारा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी भी आज़ादी, नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। परिवार को एक छत नहीं दे सकते हैं, लेकिन गरीबों को छत देते हैं और पूरी दुनिया, आस्था का भी सम्मान, और दुनिया में भारत माँ का जय जयकार हो रहा है। इसीलिए हम लोग काक में रहे। राज्य के अंदर योगी जी आस्था का सम्मान हो रहा है। देव दीपावली, कावड़ यात्रा, राम बारात सब निकल रहे हैं और गरीबों की सेवा हो रहा है। इसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक।